हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर ड्यूजनबेरी की जो सापेक्षिक आय परिकल्पना है, जिसे हम लोग उपभोग का सापेक्ष आय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उस संदर्भ में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अलग होता है और समष्टि में अलग होता है। क्योंकि जो ड्यूजनबेरी का सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका व्यवहार अलग है। और जो वेस्टी में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो मार्शल का हो, हिक्स का हो, सैमुअल्सन का हो। मार्शल का हम लोग जो है सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम पढ़ते हैं। हिक्स का तटस्थता वक्र के माध्यम से जो उपभोक्ता का व्यवहार है उसको पढ़ते हैं। या हम लोग ये कहते हैं कि गणनावाचक या क्रमवाचक सिद्धांत। उसी तरह सैमुअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार की अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ड्यूजनबेरी की जो सापेक्षिक आय परिकल्पना है, ठीक है, वो उसका अध्ययन करेंगे, जो एक समूह को लेकर चलता है। अर्थात समूह कहिए या एक राष्ट्र कहिए या एक अर्थव्यवस्था कहिए, कि पूरी अर्थव्यवस्था को लेते हुए उपभोक्ताओं का क्या फलन होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ड्यूजनबेरी की जो सापेक्षिक आय परिकल्पना का सिद्धांत है वो उपभोग और आय के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीए में, एमए में और इसके साथ साथ जो है नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम जो स्टूडेंट या कोई व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं है, वो भी इस सिद्धांत को समझकर व्यवहारिकता क्या है, ये हमारे बहुत व्यवहार से जुड़े हुए हैं। उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी ये व्याख्या करता है। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इसके सिद्धांत क्या है। एज ड्यूजनबेरी ने 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इनकम, सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपभोग फलनों के मध्य संगति स्थापित करते हुए उपभोग की सापेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और किन्स के सिद्धांत, जिसे हम लोग किन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, का खंडन किया। क्योंकि किन्स ने केवल अल्पकालीन उपभोग फलन की ही व्याख्या की, जबकि ड्यूजनबेरी ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों फलनों के माध्यम से जो यहाँ पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ड्यूजनबेरी का जो सिद्धांत है वो दो प्रभाव पर आधारित है। पहला जो है प्रदर्शन प्रभाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, और इसके साथ ही साथ इसे ड्यूजनबेरी इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो प्रभाव है वो रेचेट प्रभाव कहिए चाहे या रेचेट इफेक्ट। ये दो प्रभाव के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम लोग देखेंगे ड्यूजनबेरी की जो सापेक्षिक आय परिकल्पना की क्या मान्यताएं हैं। दो मान्यताएं हैं। पहली जो मान्यता है वो ये है कि विभिन्न व्यक्तियों के उपभोग फलन स्वतंत्र नहीं होकर परस्पर आश्रित होते हैं। अर्थात व्यक्ति या परिवार अपने पड़ोसियों या किसी विशिष्ट समुदाय में अन्य परिवारों की नकल करने का प्रयास करते हैं। इसे ड्यूजनबेरी ने प्रदर्शन प्रभाव या फिर इसको हम लोग ड्यूजनबेरी प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पड़ोसी की नकल करता है। अर्थात वो कोई जिस प्रकार का उपभोग करता है तो वो व्यक्ति भी वैसा ही करता है। ठीक है। या हम लोग किसी विशिष्ट व्यक्ति का नकल करते हैं, आसपास जो एक्टिविटी है वो काफ़ी उसको प्रभावित करती है। जैसे हम लोग व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी जो है कोई सामान खरीद कर लाता है तो हम भी वैसा ही करते हैं। ठीक है। तो इस मान्यता पर ये सिद्धांत आधारित है। इसके बाद जो दूसरी मान्यता है वो ये है कि उपभोग आय संबंध पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अर्थात समय चक्र के अंतर्गत कुल उपभोग आय अनुपात में हुए जो उच्चावचन को स्पष्ट करती है, यह मानते हुए कि उपभोक्ताओं के जो जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो है उपभोग आय जो संबंध है उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मान्यता पर ये सिद्धांत जो है आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब मेन ये है कि जो उपभोक्ताओं के जो जीवन स्तर हैं, ठीक है, उनके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दो मान्यताओं पर जो ड्यूजनबेरी की सापेक्षिक आय परिकल्पना जो है आधारित है। अब ड्यूजनबेरी के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक बिंदुवार समझेंगे और देखते हैं। इसको मैंने बहुत ही मेहनत से इसका नोट्स बनाया है, जो यहाँ पर आपको विशेषताओं के रूप में देखने को मिलेगा। एक एक बिंदु को हम लोग लेते हैं और समझते हैं। ड्यूजनबेरी के अनुसार एक व्यक्ति का उपभोग उसकी वर्तमान आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पहले प्राप्त की गई निश्चित आय स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात वर्तमान उपभोग स्तर को पूर्व अवधि की आय एवं उपभोग के ऊंचे स्तरों पर आधारित करते हैं। विशेष रूप से पूर्व की उच्चतम आय एवं उपभोग के स्तर वर्तमान उपभोग व्यय को निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किन्स ने ये कहा कि जो वर्तमान उपभोग है वो वर्तमान आय का फलन होता है, जबकि ड्यूजनबेरी ने ये कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्तमान जो उपभोग है वो पूर्व की आय का फलन होता है, और पूर्व की ऐसी आय जो सबसे उच्चतम आय होगा। ठीक है, उच्चतम का मतलब है कि पूर्व में उसकी जो सबसे बड़ी आय यानी सबसे अधिक जो आय है वही वो वर्तमान उपभोग को निर्धारित करेगा। व्यवहारिक रूप से भी हम लोग देखते हैं, तो अगर इस महीने मान ली ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के महीने का जो उपभोग होगा वो जनवरी के महीने का आय से नहीं होगा, वो दिसंबर के महीने के आय से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक देखने को मिलता है कि ड्यूजनबेरी ने जो कहा कि जो वर्तमान उपभोग है वो पूर्व की आय का फलन होता है, जबकि किन्स ने ये माना कि वर्तमान उपभोग वर्तमान आय का फलन होता है। और ड्यूजनबेरी ने एक चीज़ और कहा कि जो पूर्व की आय है वो पूर्व की आय जो है वो उच्चतम आय, क्योंकि आय में भी कमी वृद्धि होती है, लेकिन जो पूर्व का जो सबसे उच्चतम आय है उस आय का वर्तमान जो है उपभोग फलन उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरी विशेषता देखते हैं। ड्यूजनबेरी की सापेक्षिक आय परिकल्पना के अनुसार एक व्यक्ति का उपभोग उसकी निरपेक्ष आय का फलन नहीं, बल्कि समाज में आय के वितरण में उसकी सापेक्ष स्थिति का फलन होता है। अर्थात समाज में एक व्यक्ति का उपभोग अन्य व्यक्तियों की आय की तुलना में उसकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि समाज में सभी व्यक्तियों की आय समान प्रतिशत से बढ़ती है तो उसकी सापेक्ष आय पूर्ववत बनी रहेगी, यद्यपि जो है उसकी निरपेक्ष आय बढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूजनबेरी के अनुसार चूंकि उसकी सापेक्ष आय पूर्ववत बनी रहती है, अतः एक व्यक्ति उपभोग पर अपनी आय का वही अनुपात व्यय करेगा जिसे वह आय में निरपेक्ष वृद्धि के पूर्व कर रहा था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि निरपेक्ष आय में वृद्धि के बावजूद उसकी जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है अर्थात एपीसी वो पूर्ववत बनी रहेगी। समझ में आया? इसका मेन रीज़न ये है कि जो आय में वृद्धि हो रही है वो सापेक्षिक रूप से हो रही है, वो समान रूप से हो रही है। ठीक है, यानी कि सबका एक समान रूप से आय में वृद्धि हो रही है, तो उसका जो है आय वितरण जो है वो पूर्ववत बना रहेगा। लेकिन जो निरपेक्ष आय है, निरपेक्ष यानी इंडिविजुअल एक व्यक्ति की जो आय है वो तो सबकी बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूजनबेरी का ये कहना है कि चूंकि जो सापेक्ष आय है वो पूर्ववत बनी हुई है,
ठीक है, क्योंकि समान रूप से सबकी वृद्धि हो रही है, तो इसलिए वो पूर्ववत बनी हुई है। लेकिन जो है निरपेक्ष आय जो है सबकी बढ़ी हुई है। तो इस तरह से जो है औसत जो उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पूर्व की ही तरह रहेगा। अर्थात जिस तरह से पूर्व में निरपेक्ष आय में वृद्धि के माध्यम से उपभोग किया जा रहा था। ठीक है, अब इसके बाद जो है तीसरी विशेषता देखते हैं कि यदि निश्चित आय वाला एक परिवार किसी ऐसे समुदाय में निवास कर रहा है जिसमें उस आय को सापेक्षिक रूप से कम माना जाता है, तो प्रदर्शन प्रभाव की क्रियाशीलता के कारण वह अपनी आय के अपेक्षाकृत अधिक भाग को उपभोग में लगाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे समुदाय में रहता है जिसे वो अपने जो है आय के सापेक्षिक रूप से अपने आप को वो कम मानता है। जैसे मान लीजिए किसी शहरी क्षेत्र में कोई ग्रामीण व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, तो अपने वो स्टेटस को बनाए रखने के लिए या अपने स्तर को अधिक दिखाने के लिए वो क्या करेगा, प्रदर्शन प्रभाव यहाँ क्रियाशील होगा, जिसके कारण वो आय का अधिक भाग उपभोग पर खर्च करेगा। ऐसा ड्यूजनबेरी का मानना है। क्यों? क्योंकि ऐसे समाज में उसकी जो स्थिति है सापेक्षिक रूप से अपने आप को वो कम मान रहा है, तो इसलिए वो अपने आय का अधिक भाग जो है वहाँ पर वो खर्च करेगा या लगाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरी ओर क्या हो रहा है कि यह अगर एक परिवार किसी ऐसे समुदाय में निवास कर रहा है जिसमें इस आय को अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है, तो वह अपनी आय का अपेक्षाकृत कम अनुपात जो है व्यय करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है प्रदर्शन प्रभाव नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे समाज में जहाँ व्यक्ति अपने आप को जो है अपेक्षाकृत जो है श्रेष्ठ मान रहा है या आय उसकी अधिक है, अच्छी स्थिति है, अच्छा स्टेटस है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपने आय का जो है आय का बहुत कम भाग जो है उपभोग पर व्यय करेगा। ठीक है, पांचवी विशेषता यह है कि ड्यूजनबेरी के अनुसार जब व्यक्तियों या परिवारों की आय कम होती है तो उनका उपभोग व्यय बहुत कम नहीं होता है। इसे ड्यूजनबेरी जो है रेचेट प्रभाव या रेचेट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ड्यूजनबेरी के अनुसार इसका कारण यह है कि लोग पहले प्राप्त उपभोग के अपने जो उच्चतम स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, है ना, उसके कारण ही ऐसा होता है। अर्थात लोग अपने पड़ोसियों को यह नहीं मालूम होने देना चाहते हैं कि वे अब अपने उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं, है ना। इसके अतिरिक्त यह आशंका होती है या आशंकित भी होते हैं रूप से इस तथ्य के कारण भी होता है कि वे अपने पहले के अपेक्षाकृत अधिक उपभोग के स्तर के आदी बन चुके हों, है ना। और जब उनकी आय कम हो जाती है तो उनके लिए अपना उपभोग व्यय कम करना एक अत्यधिक कठिन कार्य होता है। वे अपनी बचतों में कमी करके अपने उपभोग स्तर को बनाए रखते हैं। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक अवनति या मंदी की अवधि में उनकी आय में कमी से उपभोग व्यय में उतनी कमी नहीं होती है जितना कि पारिवारिक जो बजट अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आय में कमी होने से, ठीक है, उपभोग व्यय में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है, नाम मात्र की कमी होती है, ऐसा ड्यूजनबेरी का मानना है। और वो होता है रेचेट प्रभाव के कारण। उसका कारण ये होता है कि आय में कमी होने से व्यक्ति का उपभोग कम न होने का कारण ये है कि वो पहले के जो उपभोग स्तर जो अभी तक वो उपभोग करता आ रहा है उसका वो आदी हो गया हो,
पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अपने जो जीवन स्तर को वो कम नहीं करना चाहेगा। अगर वो कम करता है तो उसके पड़ोसी या आसपास के लोग ये सोचेंगे कि अब इनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है। तो अपने उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए भी जो है अपनी जो पूर्व की बचतें हैं उन बचतों से ही जो है अपना उपभोग वो करता है, जबकि उसकी आय कम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा जो है डुजनबेरी का ये मानना है। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है कि समुदाय का अल्पकालीन कुल उपभोग फलन गैर रैखिक, जिसे हम लोग नॉन लीनियर के बजाय रैखिक यानी लीनियर होता है। ठीक है, डुजनबेरी के अनुसार यदि अल्पकाल में आय के स्तर में वृद्धि होती है तो प्रदर्शन प्रभाव की क्रियाशीलता के कारण आय में उपभोग व्यय के अनुपात में अधिक वृद्धि की संभावना नहीं होती है, तथा आय में कमी होने पर रैचेट प्रभाव के कारण आय में उपभोग के अनुपात से कम होने की संभावना नहीं होती है। यह तथ्य समुदाय के अल्पकालीन कुल उपभोग फलन को रैखिक बना देता है, अर्थात लीनियर बना देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ड्यूजनबेरी का यह सिद्धांत जो है यह मानता है कि आय के सापेक्षिक वितरण में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ड्यूजनबेरी निष्कर्ष ये है कि ड्यूजनबेरी का ये मानना है कि आय में वृद्धि होने पर, ठीक है, उपभोग व्यय में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है और आय में कमी होने से उपभोग में बहुत अधिक कमी नहीं होती है, अर्थात उनका जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो पूर्ववत बनी रहती है। यही जो है सिद्धांत का निष्कर्ष है। ठीक है, और इसको समझने से पहले अगर आप जो है किन्स का जो सिद्धांत है उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे भी जाकर देखिए, आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ग्राफ के माध्यम से ड्यूजनबेरी की जो सापेक्षिक आय परिकल्पना है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको ध्यानपूर्वक समझा। थैंक यू।